बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? ठीक हैं? वेलकम करते हैं आपको सुबह की सोच में। मैं हूँ गज़ल अशरफ। मैं हूँ हसन लियाकत। वेलकम भी आपको हो गया, गुड मॉर्निंग भी होगी, तो मैं आपको यही कह सकता हूँ सुबह बखैर, खुश आमदीद पाकिस्तान। इन्होंने इंग्लिश में कह दिया, हमने उर्दू में कह दिया। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह की सोच में जो भी मसरूफियात होती हैं वो तर्क करके हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारी सोशल स्टोरी से लेके एंड तक हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे सेगमेंट्स हैं, इंफॉर्मेटिव सेगमेंट्स भी हैं। और फिर हमने मुल्की हालात को भी देखना है कि मुल्की सियासत में क्या हो रहा है। ये एक हाउस होल्ड स्टोरी होती है, हर घर में यही होता है कि आज क्या हो चुका है, क्या होने वाला है। उसके बाद फिर पाकिस्तान में एक और हाउस होल्ड स्टोरी होती है, दैट इज क्रिकेट। सो क्रिकेट के सेगमेंट को भी आजकल हमने इंक्लूड इस वजह से भी किया हुआ है कि एक ट्राई नेशन सीरीज भी चल रही है। उसके बाद वर्ल्ड कप भी आने वाला है, तो गाय बगाए हम क्रिकेट को भी डिस्कस करते रहते हैं। इन चीजों के बाद फिर ऐसे सेगमेंट्स आ जाते हैं जो आपकी इंटरेस्ट के भी होते हैं। जाहिर है क्रिकेट और सियासत तो अपनी जगह है, वो भी सबके इंटरेस्ट के हैं। टोटके वाली मासी भी आ जाती हैं, कोई डॉक्टर भी आ जाते हैं। बात करते हैं फिर कुछ हम ऐसी डाइट के हवाले से बात करते हैं, फिर कुछ हम लोग खाने पीने से रिलेटेड। हम ये कह सकते हैं गजल की कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी होती है कि जो हम खुद जब सुनते हैं तो चौंक से जाते हैं, और खवातीन और हजरात जब सुनते हैं तो वो भी चौंक से जाते हैं कि क्या इस दुनिया में ये भी हो सकता है या फिर पाकिस्तानी ये कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आज आपने शुरू से लेकर एंड तक हमारे साथ जुड़े रहना है। बीच में कुछ ब्रेक्स भी आती रहेंगी, लेकिन ये है कि ब्रेक में आपने कहीं भागना नहीं है, क्योंकि इंटरेस्टिंग और मजेदार आज सेगमेंट हमारे ब्रेक हम ज्यादा लंबी करेंगे नहीं इंशाल्लाह। खवातीन और हजरात, आगे बढ़ते हुए आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी देते हैं। जिस तरह हमने आपको कहा था कि हम सोशल स्टोरीज से जब आगाज करते हैं तो कुछ ऐसी सोशल स्टोरीज होती हैं जो कि सुन के हमारी समातें भी बड़ी अच्छी हो जाती हैं, और फिर हम ये कहते हैं कि अच्छा ये भी हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं हो रहा। हुकूमत ने रावलपिंडी इस्लामाबाद में नए साल से एक ही वक्त में आजान बाजमात नमाज का ऐलान कर दिया। अच्छा। मतलब एक ही वक्त में आजान भी होगी, एक ही वक्त में आपको बाजमात नमाज भी पढ़नी पड़ेगी। निजी टीवी के मुताबिक वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में नमाज के यकसा औकात का 1 जनवरी से इत्तलाक हो जाएगा। और अपने गुज़श्ता दौरे वजारत में उन्होंने इस हवाले से कहा कि हम काम मुकम्मल कर चुके थे, तो तकरीबन 80% इसका काम मुकम्मल था। वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा जो कि बड़े शहर हैं और दारुल खलाफे हैं सूबों के, वहाँ के उलमा से भी उनकी बातचीत जारी है और उनके साथ भी तमाम तर मसले मसाइल के ऊपर बात हो रही है। और जुड़वा शहरों के बाद जब ये कामयाबी से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, एक वक्त पे आज़ान होगी, एक वक्त पे नमाज होगी, तो उसके बाद उन्होंने पूरे मुल्क में और स्पेशली जो पहले दारुल खलाफे हैं सूबों के वहाँ पे, और जब ये दारुल खलाफों में हो जाएगी, इस्लामाबाद में हो जाएगी, तो उसके बाद इसको पूरे मुल्क में इसका नफाज किया जाएगा। डैट इज़ वेरी वेरी गुड कि पूरे नेशन को पता होगा कि इस वक्त में हमारी आज़ान होगी, इस वक्त में जमात होगी। क्योंकि हमारे यहाँ होता क्या है, अक्सर चीज़ मैं आपको बताऊँ, जुमे वाले दिन ये रह जाता है कि ये हमारा मसला है, आपका नहीं है, कि हम कहते हैं अच्छा 1:30 बजे यहाँ पे होगी, चलो यार आगे चलते हुए 1:45 बजे किसी कोई मस्जिद मिल जाएगी। अच्छा 1:45 वाली में पहुंचे, पता चलता है यार नहीं ये 2 नहीं, ये तो 2:15 होगी या 1:30 बजे हो चुकी है। ये मसले मसाइल खत्म हो जाएंगे। सबको पता होगा कि भाई 1:30 बजे आज़ान होनी है, 2:45 नमाज होनी है। तो 2:45 बजे हर शख्स मार्केट बंद करके, हर जगह बंद करके अपनी नमाज वगैरह बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब ये जो यूनिफाइड सा शेड्यूल बनाया जा रहा है, ये एक बहुत अच्छा फैसला है, जो इकदाम लिया जा रहा है। और साथ में इसमें एक जो मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, जिसमें जैसे हसनैन ने भी जिक्र किया, जो कम्युनिटी का फ़र्क है वो ख़त्म हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगी यूनिफॉर्म टाइमिंग से। हुकूमत के हवाले से भी यही कहा जा रहा है। हुकूमत ने जो मेन पॉइंट सामने रखे हैं, उनमें सबसे बड़ा पॉइंट भी यही है कि जो एक यूनिटी है कम्युनिटी के अंदर वो आएगी। इसके साथ साथ लेकिन कंसर्न्स भी कुछ रहेंगे, क्योंकि अब कुछ रीजन्स की अगर मैं बात करूं तो अभी तो खैर ये हमारे ही कुछ सूबों में ही ये काम होगा। अगर रीजन्स की बात की जाए तो वहां पर ज़ाहिर सनराइज और सनसेट के हवाले से भी, लेकिन वो बाइफरकेट हो जाएगा ना। लेट्स सपोज इस्लामाबाद का टाइम है 1:30 बजे का आज़ान का, जोर की आज़ान की बात कर लेते हैं, और 1:45 का। अगर वहीं पे थोड़ा सा टाइम डिफरेंस होगा तो कराची का अलग टाइम होगा, कोयटा का अलग टाइम होगा। फिर ये यूनिफाइड इस तरह से भी होगा कि लेट्स सपोज आपके जितने बड़े शहर है ना, वहाँ पे आज़ान का टाइम, वहाँ पे नमाज का टाइम, वो सबको कैलेंडर भी नए आ जाएंगे। अच्छा यहाँ पे कराची में यहाँ पे यार 1:30 बजे नमाज होती है, 1:30 बजे नमाज पढ़ लेते हैं। इस्लामाबाद में यहाँ पे 1:15 बजे होती है, 1:15 बजे पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, लेकिन ओवरऑल ये अच्छा इकदाम है और आगे चलकर ये सेट भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम आपको कराची लिए चलते हैं। अब कराची से कुछ ऐसी खबर आई है कि वो सब देखकर
सुनकर हैरान भी हो जाएंगे। वैसे वहाँ की खबरें हैरान ही करती हैं, परेशान ही करती हैं। लेकिन अब ये खबर जब हमने सुनी, हमने पढ़ी, तो हमें लगा कि किसी हद तक ये ठीक भी है, क्योंकि कराची में ट्रैफिक कवानीन के निफाज को मजीद मौसर बनाने के लिए मोटरसाइकिल सवारों के बाद अब उनके पीछे बैठने वाले अफराद पर भी सख्त निगरानी शुरू कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस के एलामिये के मुताबिक अगर मोटरसाइकिल पर बैठी पिछली सवारी ने हेलमेट ना पहना हो तो उस पर भी ई चालान जारी किया जाएगा। डीआईजी ट्रैफिक कराची पीर मोहम्मद शाह ने वाजे किया है कि मोटरसाइकिल पर बैठे दोनों अफराद के लिए हेलमेट पहनना लाजमी है, और अगर कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो उस सूरत में मोटरसाइकिल और उसके जो अकब में बैठे शख्स हैं दोनों का ई चालान होगा। उन्होंने ऑनलाइन राइडर्स को भी हिदायत की है कि वो इजाफी हेलमेट ज़रूर रखें, बसूरत दीगर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और डीआईजी ट्रैफिक के मुताबिक हेलमेट की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 500 नहीं बल्कि 5000 रुपये होगा। और ट्रैफिक हुकाम ने शहरियों से महफूज सफ़र के लिए लाजमी तौर पर हेलमेट इस्तेमाल करने की अपील की है। अक्सर एक्सीडेंट वगैरह होते थे ना, तो जो पीछे इंसान बैठा होता है, हम हमेशा, वैसे ही मैं सोचती भी थी, आज जब हमारी सुबह बात हो रही थी तब भी हमें मेकअप में भी मेकअप आर्टिस्ट ने भी यही बात की। मैं यही कहने लगा था, कहने लगा था कि जब ये मेकअप करवा रही थी तो इन्होंने अपनी मेकअप आर्टिस्ट को बताया कि अब जो है हेलमेट पहनना पड़ेगा पिछले पैसेंजर को भी। तो वो अक्सर कहीं ना कहीं बाइक पे जाती रहती, तो क्या अब क्या मैं क्या करूंगी, और मैं सोच रही थी ना, तो मैंने कहा कि अब ये होगा कि जो खवातीन और हज़रात बाइक पे भी जाते हैं उनको भी हेलमेट की जरूरत होगी। और मेरा ख्याल है कि अब ऑफिस में ना, लेट्स सपोज अगर ये इस्लामाबाद में भी इम्प्लीमेंट हो जाता है तो हर खातून के हाथ में भी आप हेलमेट देखेंगे जो बाइकें यूज करता है, हर मर्द के हाथ में भी आप हेलमेट देखेंगे। और मेरा ख्याल है कोई अलग सा रैक बना होगा जहाँ पे आपने हेलमेट पुट करना होगा और उसके ऊपर लिखा होगा ये गजल का है, ये हसनैन का है, ये फलां का है, और जाते हुए आपने हेलमेट लेना होगा और वापस। ये वैसे दैट इज वेरी गुड क्योंकि आपको पता है जब भी एक्सीडेंट वगैरह होते थे तो जो पीछे बैठी सवारी होती थी उसको भी लगती थी। हम हमेशा से ये समझ ही नहीं आ रही थी कि ये किस तरह की सेफ्टी है कि आगे जो ड्राइवर है, चलाने वाला है या राइडर है, उसके पास है, पीछे वाले के पास नहीं है। सो दैट इज वेरी गुड। लेकिन कराची में हमने देखा है कि कराची में जो भी कानून आता है वो इम्प्लीमेंट काम ही होता है। अब अगर ये कानून आ चुका है तो अल्लाह करे कि ये इम्प्लीमेंट भी हो जाए। और ये कानून भी इस वजह से आया कि आजकल उनको ये पता चल गया है कि सेफ सिटी से चालान किस तरह से भेजने हैं। सो कम से कम चालान की हद तक तो ये आपको इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा। चालान भी कोई कम नहीं है, 500 नहीं बल्कि 5000 का जिक्र हुआ। 5000 और 20000 के चालान हो रहे हैं आजकल खवातीन हज़रात। अच्छा खवातीन हज़रात, आगे बढ़ते हुए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि मैंने आपको बतानी है। ये जो 2 नंबरी है ना, ये पूरे पाकिस्तान में भी होती हैं लेकिन पूरी दुनिया में भी होती हैं। और आज जो मैं आपको स्टोरी बताऊंगा वो इसी तरह की है। इटली में 56 साला साबिक नर्स पर मुबैना तौर पर अपनी वालिदा का रूप डालकर पेंशन बटोरने के इल्ज़ाम में तहकीकात उनके खिलाफ शुरू हो चुकी हैं। मकामी मीडिया के मुताबिक ये जो शख्स है ये इटली का है और इटली का रहने वाला है। वो विग लगा के, लिपस्टिक और जेवरात का इस्तेमाल करके अपनी मुर्दा जो वालिदा हैं उनका रूप डाल कर उनकी पेंशन बटोर रहा था और काफ़ी लंबे अरसे से बटोर रहा था। और ये भी बताया गया रिपोर्ट में कि ये जो बेरोज़गार शख्स था जिसकी शनाख्त अभी उन्होंने जाहिर नहीं की, ये अच्छा काम है यूरोप के में या फिर कनाडा में कि इस तरह का काम होता है तो आप उसकी शनाख्त जाहिर नहीं करते हैं। उसकी वालिदा का इंतकाल 2022 में हुआ था। तो इट्स बीन 3 इयर्स के वो इस तरह का काम कर रहा था, और जिसके बाद से वो उनकी हज़ारों यूरो की पेंशन, यूरो में पेंशन थी ना, पैसों में तो है नहीं, यूरो की पेंशन थी जो वो वसूल कर रहा था, बटोर रहा था, धोखाधड़ी कर रहा था। अतालवी प्रेस ने केस को आप ये भी कह सकते हैं कि एक मूवी भी आई थी, बड़ी ज़बरदस्त आई थी, मिसेस डाउटफायर स्कैंडल, जिसके सीन्स भी आपको इस वक्त नज़र आ रहे होंगे। उसका नाम दिया गया जो कि एक अनजानी बॉलीवुड अदाकार हैं रॉबिन विलियम्स, उनकी 1993 की फिल्म पर रखा गया था। ये जालसाजी उस वक्त बेनकाब हुई। अब देखिए कि कर रहा था, अगर ये एक स्टेप गलत ना करता तो इसने ये बटोरता तनख्वाह, लेकिन बाज़-औक़ात आपको मुश्किल भी होती है। तो उसकी जालसाजी उस वक्त पकड़ी गई जब उस शख्स ने शमाली इटली के कस्बे जिसका नाम है बोर्गो विर्गिलियो, उसके रजिस्ट्री ऑफिस में पहुंचा और अपनी वालिदा की शनाख्ती कार्ड की उसने तजदीद करवानी थी क्योंकि शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो गया था। तो रिपोर्ट में बताया गया कि एक हुकूमती एहलकार ने शक की बुनियाद पर अपने आला ओहदेदारान को इत्तला दी और जिन्होंने बाद में पुलिस से रब्ता किया और टाउन के मेयर ने अखबार को बताया कि मुलजिम ने एक लंबा स्कर्ट पहना हुआ था, लिपस्टिक थी, नेल पॉलिश लगाई हुई थी और गले और हाथों पर जेवरात भी थे। उन्होंने मजीद बताया कि मुलजिम ने खातून की आवाज़ निकालने की भी कोशिश की लेकिन मुख्तलिफ मौके पर उसकी मर्दाना आवाज़ कहीं ना कहीं से निकल गई
जबकि उनके हाथ की जो जिल्द थी वो भी 85 साल खातून की नहीं लग रही थी, उनकी उम्र तो 56 साल थी। सो वहां से वो पकड़े गए। बिल्कुल देखें मतलब वो मुमासलत बड़ी है, आप जरा पिक्चर में देखें तो है, वो पिक्चर में नजर भी आ रहा है, लेकिन जाहिर है मर्दाना आवाज का फिर क्या किया जा सकता था। उन्होंने जब एक्सपायर हो गया उनका शनाख्ती कार्ड, उन्होंने चेंज कराना था, उसमें सवाल जवाब हुए होंगे कुछ भी, तो जाहिर है एक बार इंसान आवाज निकाल सकता है, 2 बार, तीसरी चौथी बार तो नहीं निकाल सकता, और फिर वो इस वजह से ही पकड़ा गया। लेकिन वो जो आपने बात स्टार्ट में की थी कि इस तरह के काम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही होते हैं। ब्लैक मार्केट पूरी दुनिया में है, ब्लैक मार्केट पूरी दुनिया, अंडरवर्ल्ड पूरी दुनिया में है। लेकिन ये है कि वो अपनी माँ की पेंशन ले रहा था, और अब जो है वो जो पेंशन उनको आ रही थी यूरो में, अब वो नहीं आएगी। और मेरा ख्याल है कि इसको हवालात के पीछे भी जाना पड़ेगा कुछ। हाँ, शायद माफी भी मिल जाए, क्योंकि कोई सच कोई और पर्सन नहीं था, अपनी मदर ही थी उनकी, ये भी हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट को नुकसान भी, गवर्नमेंट को नुकसान तो हो रहा था। चले जी आगे बढ़ते हैं, अब आपको लिए चलते हैं थाईलैंड, जहाँ पर बहुत ही हैरान कुन खबर है। जैसे पिछली हैरान कुन खबर आपको इटली से दी, अब थाईलैंड से भी ऐसी देंगे, क्योंकि मुर्दा करार दी जाने वाली 65 साला खातून की तदफीन से कबल दोबारा उठ जाने पर लोग शशदरा रह गए, यानी कि हैरान। मैं भी शशदर रह गया हूं। हाँ, मैं हैरान थी कि मतलब मैंने जब ये स्टोरी पढ़ी तो किस तरह से वो लोग मतलब मैंने आज ये स्टोरी नहीं पढ़ी थी और मैं भी शशदर रह गया हूँ कि ये क्या हो गया। शशदर या शशदरा जो भी है, मतलब ये है कि आसान अल्फाज में कि आप ये कह सकते हैं कि वो हैरान हो गए, क्योंकि खातून जिंदा थी। खातून को अहले खाना पहले ही मुर्दा समझ चुके थे और उन्हें दफनाने की तैयारियां जारी थी कि चंद लम्हे पहले ताबूत के अंदर जाग उठी और यूं बाल बाल बच गई। शुमाली थाईलैंड के सूबे एक खातून को इतवार की सुबह 2 बजे घर पर बेहोश पाया गया। वो बिल्कुल बेहरकत थी, सांस महसूस नहीं हो रही थी, जिस पर अहले खाना ने यह गुमान कर लिया कि शायद वो इंतकाल कर चुकी हैं। अगले ही दिन घर वालों ने मकामी मंदिर में उनकी आखिरी रसूमात का इंतज़ाम भी कर लिया। जहाँ जो लोग माली मुश्किलात का शिकार होते हैं ना, तो वो जगह उनके लिए मुफीद होती है, लोगों के लिए मुफ्त तदफीन की सहूलत मौजूद होती है। खातून को सफ़ेद ताबूत में रखकर ट्रक के ज़रिए 4 घंटे का सफ़र तय करके मंदिर पहुँचाया गया। लेकिन असल ड्रामा कब शुरू हुआ? तब शुरू हुआ जब मंदिर के अंदर एक कारकुन ने ताबूत को ट्रक से उतारने के लिए हाथ बढ़ाया। उस अंदर से धीमी दस्तक और मध्यम सी आवाज़ सुनाई दी और कारकुन ने मकामी मीडिया को बताया कि मैंने कपड़ा हटाया तो मेरे होश उड़ गए। खातून हिल रही थी, वो होश में थी, आहिस्ता आहिस्ता सांस भी ले रही थी, अपना सर भी हिला रही थी, मगर वो बोल नहीं पा रही थी। फ़ौरन फिर उसी दौरान एम्बुलेंस को बुलाया गया, खातून को अस्पताल मुंतकिल किया गया। मंदिर की इंतज़ामिया ने ही उनके इलाज का खर्चा भी उठाने पर वो रजामंद हो गए और इस तरह उनको अस्पताल पहुंचाया गया। खातून जिंदा थी लेकिन मरने की तैयारी पहले ही की जाती। बिल्कुल ऐसी है। और अपने स्टार्ट में कहा था ना कि सब इस हवाले से शशदर रह गए, तो यकीनी तौर पे मैं भी हैरान और परेशान हो गया था, क्योंकि मैंने ये स्टोरी उस तरह से पढ़ी नहीं थी और किस तरह से आप उनकी आखिरी रसूमात की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एकदम से वो शख्स जिंदा हो जाए। कहीं ना कहीं पे जुबिलेशन भी हुई होगी, जो उनके करीबी हुए होंगे, उनके रिश्तेदार हुए होंगे, उनके बेटे बेटियां या फिर कोई भी हुआ होगा, उसके लिए तो ये खुशी होगी। लेकिन जो इंतजामात उन्होंने बहुत ही अर्ली कर दिए थे, वो अगर मरीज को चेक करके कर लिया जाता तो ज़्यादा बेहतर हो सकता था। और इस तरह के वाकयात हमें अक्सर सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह हम देखते हैं, लेकिन ये रिपोर्ट्स क्योंकि इंटरनेशनली थी, वहाँ से आई है और इसको पूरी दुनिया में पजीराई भी मिल रही है। खबरतीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं हमारे यहाँ वैसे बिजली बहुत महंगी है और बिजली जब से महंगी है तो लोग सोलर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हम क्योंकि ऐसी कौम है जिसने खुद तो कुछ करना नहीं है, मैं और आप पैसे इकट्ठे करेंगे, पैसे इकट्ठे करने के बाद हम सोलर वाले को रब्ता करेंगे, वो आके सोलर लगा देगा और उसके बाद हम सबको बताएंगे अब देखा नेट मीटरिंग हो रही है, बिल्कुल सिफर बिल आ रहा है, मेरा एक एसी भी चल रहा है, दूसरा भी चल रहा है, तीसरा भी चल रहा है। कर रहे थे ना वो, अब आपके पास एक कार्ड आ जाएंगे, मीटरिंग कार्ड। हाँ, वो तो अलग है, लेकिन ये स्टोरी इस तरह की है कि लोग इस हवाले से मेहनत भी करते हैं। अच्छा। ना लोड शेडिंग होगा ना बिल होगा, क्योंकि अब एक शख्स है जिसका ताल्लुक लाजमी तौर पे किसी यूरोपियन कंट्री से होगा, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। सो उसने अपने घर में लैपटॉप की बैटरियों से बिजली फराम की है। लैपटॉप की बैटरियों से बिजली, मतलब लैपटॉप की बैटरी बहुत छोटी सी होती है। फ्रांस का एक शहरी है जिसको ऑनलाइन एक नाम भी दिया गया है, उसको ग्लू बॉक्स के नाम से जाना जाता है। 8 साल से अपने घर में लैपटॉप बैटरियों की मदद से बिजली पैदा कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्लू बॉक्स ने 1000 लैपटॉप की बैटरियां जो कि इस्तेमाल शुदा थी, उसने कहीं से मार्केट से उठाई होंगी, गट्ठी की, और उनके अंदरूनी जो सेल्स थे जो कि ज़्यादातर लिथियम की बैटरी यूज़ होती है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहे थे, लिथियम के थे, और बाहर निकाले। जिसके बाद उसने उन सेल्स को एक ख़ास रैक सिस्टम में रीअरेंज किया ताकि वो ज़्यादा मुस्तहकम बैटरी पैक बन सके।
उसने सोलर पैनल्स भी लगाए और ये बैटरी बैंक एक अलग शेड तकरीबन 50 मीटर दूर लगाया। हिफाजती तदाबीर भी जो सेफ्टी मेजर्स थे वो भी लिए ताकि आग या फिर शॉर्ट सर्किट का खतरा भी कम हो सके। और उसका ये सिस्टम पिछले 8 सालों से बगैर किसी बैटरी सेल की नाकामी के काम कर रहा है और उसने अपना सोलर सिस्टम भी अपग्रेड किया था। इब्तिदा में वो तकरीबन सिर्फ 700 किलोवाट बिजली पैदा करता था, मगर बाद में उसने इसकी कैपेसिटी को बढ़ा के 56 किलोवाट तक पहुंचाया। ये प्रोजेक्ट ना सिर्फ तवानाई की खुद कफालत की मिसाल है बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को मुफीद तरीके से रिसाइकिल करने की बेहतरीन मिसाल भी है कि अगर लैपटॉप की बैटरीज की बात की जाए तो हु केयर्स, हमारी लैपटॉप की बैटरीज रोज़ ख़राब होती हैं, रोज़ अब उसको बाहर फेंकते हैं और उसके बाद जाके नई ले लेते हैं। लेकिन उसने उन्हीं बैटरीज में से सेल्स निकाले, उसको रीअरेंज किया, उसको एक नए रैक में डाला, रीअरेंज करके उसने अपना पूरा सिस्टम बिल्ड कर लिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इस तरह का काम अगर हो जाए तो इंसान कितने मुश्किलात से बच सकता है और कितना कुछ हमारा बच सकता है। बिजली की जो ज़िया है वो बच सकता है, बैटरीज खराब हो तो पैसे बच सकते हैं ना। मतलब यहाँ पे हम पैसे इकट्ठे करते रहते हैं कि हमने 8 लाख या 10 लाख या 15 लाख होगा तो जाके सोलर लगवाएंगे। मेरा ख्याल है कि अगर उस शख्स से ये स्टोरी भी पूछ लेता कि कॉस्ट इफेक्टिव कितना है तो उसने तो बहुत कम कॉस्ट में ये किया। मुझे लगता है कि इन फ्यूचर ये भी चीज सामने आ जाएगी हमारे कि किस तरह से ये तैयारी, किस तरह से इसकी प्रोसेसिंग हुई, फिर आपके साथ हम मजीद भी शेयर करेंगे। अब आपको ले चलते हैं हांगकांग, जहाँ के हांगकांग के इलाके ताइपू में वाक़ 8 फलक बोस रहायशी टावर में होने वाली आतिशज़दगी से पूरे इलाके में धुएं स्याह बादल छा गए धुएं के। और आलमी खबर इस अदारे के मुताबिक जिस रहायशी कॉम्प्लेक्स में आग लगी वहाँ कम अज़ कम 2000 अपार्टमेंट्स थे और फायर ब्रिगेड के बकौल आग की शिद्दत के बायस फायर अलर्ट को 5 दर्जे तक बढ़ा दिया, जो हांगकांग में इमरजेंसी का सबसे बुलंद तरीन दर्जा है। फायर फाइटर्स की बड़ी तादाद ने सीढ़ियों और आप ये कहें कि जो भी चेरी पैकर्स होते हैं वो उनके ज़रिए आग बुझाने की कोशिश की, जिसके दौरान 5 से ज़ायद एहलकार ज़ख्मी भी हुए। तकरीबन 1 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इमदादी कामों के दौरान कम अज़ कम जो अभी तक की इत्तलात हैं वो 40 अफराद को मुर्दा हालत में निकाला गया, जबकि 19 में से 4 ज़ख्मियों ने अस्पताल में दम तोड़ा। अस्पताल में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है, जहां जख्मियों से आप ये कहें कि जख्मियों में से 2 की हालत अभी तशवीशनाक होने के बायस हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। आग लगने की वजूहात के बारे में अभी तक कोई सरकारी बयान भी जारी नहीं किया गया। अलबत्ता इमारतों के कुछ हिस्से में आप ये कहें कि स्कैफ फोल्डिंग भी लगी हुई थी, जिसकी वजह से जो रवां बरस है आग लगने की मुतअद्दिद वाक़यात भी रिकॉर्ड किए गए। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बताया कि खौफनाक आग के बायस ताइपू जो रोड है उसका एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया और बसों को मुतबादल रास्ता भी मुहैया कर दिया गया है, जहां से वो अपना ज़ाहिरा जो चलने वाले लोग हैं या फिर बस से गाड़ियां हैं वो जा सकें। बिल्कुल ऐसे, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या है और ये इसकी अभी तक मुख्तलिफ रीज़न्स के हवाले से बात की जा रही है कि कौन से रीज़न्स हैं, लेकिन जो बड़ी रीज़न गज़ल ने आखिर में बताई है वो है बैम्बू की स्कफ फोल्डिंग। जो बांस की स्कफ फोल्डिंग लगी थी पूरी बिल्डिंग में, वो आग की लपेट उससे ज़्यादा हुई है और ज़्यादा होते 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 उसने पूरी बिल्डिंग को अपनी लपेट में लिया। इतनी जानें ज़ाये हुई हैं, तो इस वजह से कहते हैं कि जो आपके सेफ्टी मेजर्स हैं वो आपको प्रॉपर लेने चाहिए। मुझे याद है कि हमारे यहाँ तो शायद स्कफ फोल्डिंग का इतना ज़्यादा मतलब कंसेप्ट नहीं है, बड़ी बिल्डिंग्स तो बनती नहीं है, लेकिन अगर दुबई की बात कीजिए तो वहाँ पे स्कफ फोल्डिंग मतलब कि 40 माला या फिर 80 माला बिल्डिंग में वहाँ पे स्कफ फोल्डिंग लगती है, लेकिन बिल्कुल बैम्बू की या बांस की नहीं लगती, वहाँ पे लोहे की स्कफ फोल्डिंग लगती है। अगर कोई इस तरह की सूरत हाल पैदा भी हो सकती है तो वो स्कफ फोल्डिंग इस तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकती जिस तरह से इस स्कफ फोल्डिंग ने ये भी 40 मंजिला ही है जो आपको आप बता रहे थे, ये भी 40 मंजिला इमारत थी। खैर, अब ये हमारी आज की सोशल स्टोरीज थी, यकीनी तौर पर आपको अच्छी लगी होंगी, बहुत सबक आमूज कुछ आपको सीखने को भी मिला होगा। अब चूंकि सर्दियां हैं और सर्दियां, अब रात को तो मैं एक जगह पर मौजूद थी, वहाँ पर इतनी ठंड थी कि मुझे वाकई लग रहा था कि अब बाकायदा सर्दियां आ गई हैं। अच्छा, अभी आपको लगा? हाँ, मुझे हमें 15-20 दिन पहले से लग रहा है। नहीं, मुझे सुबह और शाम के टाइम लगता है, दिन के टाइम मुझे नहीं लगता। नहीं, मुझे दिन को गर्मी लग रही होती है क्योंकि धूप इतनी तेज होती है। लेकिन खैर जी, आपको पता है कि जब सर्दियां आती हैं तो बहुत से कुछ ऐसे फूड्स होते हैं, सी फूड्स की बात करूं कि वो आम हो जाते हैं और अच्छा भी लगता है, खाने में मज़ा भी आता है। तो सर्दियों की आमद के साथ ही शहरियों की दिलचस्पी जहाँ खुश्क मेवाजात और गर्म सूप की तरफ बढ़ती है, वहीं फिश मार्केट्स की भी रौनकें बहाल हो जाती हैं। बाकी हम अब चलेंगे पीर महल, जहाँ पर आपको ये रौनक दिखाते हैं कि किस तरह की वहाँ पर मछलियाँ फरोख्त हो रही हैं। मछली मखलूक के लिए खुदा का अनमोल तोहफा है और मछली इंसानों को बहुत से जानलेवा अमराज से बचाव का जरिया भी है। शहरी जहाँ खुश्क मेवाजात और मुख्तलिफ इकसाम के सूप से लुत्फ अंदोज होते हैं, वहीं मछली की खरीदारी के लिए फिश मार्केट में भी खरीदारों का रश बढ़ने लगता है। जिला
ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਸਰਦੀ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਲਹਿਰ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਮੱਛੀ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਮੱਛੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਔਰ ਅੱਛਾ ਲਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਆਦਲ ਵਸੀਮ ਮੱਛੀ ਵਾਲੇ ਕੋ ਮੱਛੀ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਈਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਮਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਡੇਲੀ ਫਰੈਸ਼ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਇਆ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਫਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੁਨਾਸਬ ਰੇਟ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ। जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत बढ़ेगी वैसे ही शहर में मछली मार्केट की रौनकें भी बढ़ती जाएंगी। अगर मार्केट में फरोख्त होने वाली मछली की इकसाम की बात की जाए तो रोहू, थैला, शंगारी, गिरास, चिड़ा और गलफाम काबिल जिक्र हैं। यूं तो मछली की फरोख्त सारा साल जारी रहती है, मगर पीर महल में माह सितंबर में बाकायदा मछली की फरोख्त शुरू हो जाती है। हम बहुत साफ सुथरी फिश लेकर आते हैं और रोजाना ताज़ा मुनासिब रेट पे इंशाल्लाह कस्टमर बहुत खुश होकर लेकर जाते हैं। काफी अरसा हो गया काम करते, कभी कंप्लेन नहीं आई कोई भी। ताज़ा और फ्रेश माल और तकरीबन बहुत मुनासिब कीमत पे देते हैं हम। जबकि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर फ्राई मछली भी फरोख्त की जाती है और शादी की तकरीबात पर भी फ्राई मछली दावत को चार चांद लगा देती है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि मछली इंसानों के लिए कुदरत का अनमोल तोहफा है और कम से कम हफ्ता में एक बार मछली को अपनी खुराक का हिस्सा लाजमी बनाया जाए। मछली इंसानों को जानलेवा अमराज से महफूज रखने का भी अहम जरिया है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद कासम भट्टी, तहसील रिपोर्टर, ABN न्यूज, पीर महल। जी, तो पीर महल से आपने रिपोर्ट सुनी है मछली के हवाले से। एक इस रिपोर्ट में बड़ा इंटरेस्टिंगली उन्होंने कहा कि पीर महल में ये सितंबर ऑनवर्ड आपको मछली मिलती है, लेकिन मैं आपको अपना एक ज़ाती एक्सपीरियंस बताता हूँ कि आज से कुछ 4-5 महीने पहले जब बिल्कुल पीक पे गर्मियाँ थी तो मुझे कहीं अम्बी ने कहा कि आप मेरे लिए फ़िश ले आइएगा। यकीन मानिए कि मैंने पूरे पिंडी इस्लामाबाद में फ़िश ढूंढी, मुझे फ़िश नहीं मिले। लेकिन आजकल आप किसी भी एंट्री पे जाइए, लेफ्ट हो जाइए, राइट हो जाइए, वहाँ पे फ़िश भी होगी। और फ़िश की एक और क्वालिटी मुझे आजकल लगी, क्योंकि मैं जब खरीदने जाता हूँ कि फ़िश इतनी महंगी भी नहीं है। आपको डिफरेंट क्वालिटीज़ में सस्ती से लेके 450 से लेके 1000-1500 रुपए तक डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं, वो मिल जाती है आपको। अगर आपके पास इतनी सकत नहीं है कि आप महंगे वाली खरीद सकते हैं तो आप सस्ते वाली खरीद लीजिए। अगर आप दरमियाने वाली खरीद सकते हैं आप वो खरीद लीजिए। लेकिन दैट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल पार्ट। जिस तरह उन्होंने बताया कि आपने हफ्ते में एक दफ़ा फ़िश ज़रूर यूज़ करें, तो अगर 2-3 दफ़ा यूज़ करें तो और भी आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि उसमें वो तमाम तरह न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं।